अच्छा, डीएनए वैक्सीन, ठीक है। ये बेसिकली एज द नेम इंडिकेट्स, ये प्लाज्मा डीएनए बेसिकली इसमें यूटिलाइज होगा किसी भी जो है वो पैथोजेनिक एजेंट का, ठीक है। बेसिकली आप वो डीएनए का पोर्शन यूज करेंगे, प्लाज्मिड डीएनए यूज करेंगे, जो बेसिकली एंटीजेनिक प्रोटीन्स को इंडिकेट करता है, स्पेसिफिक पैथोजेंस की एंटीजेनिक प्रोटीन्स को इनकोड करता है, ठीक है। उस केस में आप क्या करते हैं, प्लाज्मिक डीएनए इंजेक्ट करते हैं मसल्स में, कोई भी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के, रेसिपिएंट के। उस केस में होगा क्या कि आपकी जो बेसिकली होता क्या, टेक्निकली आपके जो होस्ट सेल्स हैं दे विल टेक अप द फॉरेन डीएनए, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि जो आपका डीएनए है वो बेसिकली आपकी बॉडी में आपके जो है वो जाके इंटीग्रेट हो जाएगा होस्ट क्रोमोसोमल डीएनए के साथ, ठीक है। उसके अंदर विरुलेंट प्रोटीन्स नहीं है, ठीक है, उसमें विरुलेंट प्रोटीन्स रिमूव कर दी गए, सिर्फ डीएनए का वो पोर्शन आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया है जो कि एंटीजेनिक प्रोटीन्स को एनकोड करता है। वो बेसिकली फिर आपके सेल्स उसको टेकअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर वो इंटीग्रेट कर जाएगा, एसोसिएट करेगा क्रोमोसोमल डीएनए के साथ, फिर आपके डीएनए के साथ वो जो है वो इंटीग्रेट भी कर सकता है और एपिसोमल फॉर्म में, फ्री फॉर्म में भी आपके सेल्स में एग्जिस्ट कर सकता है। और ये फिर उसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा, जब ये एक्सप्रेस होना शुरू होगा, रेप्लिकेट होना शुरू होगा और अल्टीमेटली एक्सप्रेस होगा, तो उस केस में फिर बेसिकली आपकी बॉडी जो है वो अपने जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल है जिसमें आपने इंड्यूस किए जो है वो डीएनए वैक्सीन इंजेक्ट की है, जिस स्पेसिफिक इंडिविजुअल में, जो स्पेसिफिक आपके पास एनिमल मॉडल है या कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल है, तो उस केस में फिर ये डीएनए, उसके डीएनए के साथ डीएनए जो इंजेक्टेड डीएनए था वो आपके होस्ट डीएनए के साथ इंटीग्रेट होके नॉर्मली रेप्लिकेट होगा और फिर एक्सप्रेस होगा। जब एक्सप्रेस होगा तो वो जो बेसिकली एंटीजेनिक प्रोटीन बनाता है वो आपकी बॉडी में या स्पेसिफिक एनिमल मॉडल की बॉडी में बनने शुरू हो जाती है। और होगा क्या कि आपकी बॉडी जो है वो उसके अगेंस्ट एमएचसी क्लास 1 पाथवे जनरेट करती है और अल्टीमेटली आपकी बॉडी में जो है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल का जो रिस्पॉन्स है वो जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। मतलब आप टी सेल रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर रहे हैं इस प्रोसीजर के थ्रू। अच्छा, डीएनए बेसिकली जो वैक्सीन्स हैं इस केस में आप जो है वो जेनेटिक मटेरियल किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट का इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। आप यूज, अच्छा इस केस में आपने बेसिकली कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो रहा है तो इस केस में होस्ट सेल का एक्सप्रेशन सिस्टम भी यूज हो रहा है इम्यून सिस्टम के एक्टिवेशन के लिए। मतलब क्या कि आपका जो इन्फेक्शियस डीएनए था, बेसिकली ये जो पैथोजन का जो डीएनए का जो पोर्शन था जिसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज थी, वो जब इंटीग्रेट होगा तो आपका अपना जो एक्सप्रेशन सिस्टम है, जब वो डीएनए रेप्लिकेट होगा और उसके बाद फिर वो आरएनए बनाएगा और प्रोटीन्स बनेंगी, आपकी अपनी प्रोटीन्स के साथ साथ वो वाली प्रोटीन जो कि फॉरेन डीएनए था उसकी प्रोटीन्स भी बनने शुरू हो जाएंगी। और क्योंकि वो फॉरेन प्रोटीन्स है, आपका सिस्टम उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करता। जब रिकॉग्नाइज नहीं करता तो ऑटोमेटिकली उन प्रोटीन्स के अगेंस्ट आपका इम्यून सिस्टम जो है वो डिफरेंट तरह के इम्यून रिस्पॉन्सेज, जिसमें टी सेल रिस्पॉन्सेज है वो जनरेट करना शुरू करता है, ठीक है। लेकिन ये वैक्सीन अभी इतनी कॉमन नहीं है, ना ही इतनी सक्सेसफुल है, ठीक है। अभी सिर्फ एक डीएनए वैक्सीन है जो कि लाइसेंस्ड है, वो वेस्ट नाइल वायरस के अगेंस्ट है, वो भी अभी हॉर्सेस में यूटिलाइज की जाती है, ह्यूमंस में नहीं होती। लेकिन कैंसर की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं डीएनए वैक्सीन में। तो कैंसर के कंट्रोल के लिए बेसिकली कुछ ऐसी प्रोटीन जो कि ट्यूमर सप्रेसर वगैरह हो, उस केस में जो है वो डीएनए वैक्सीन पे काम चल रहा है। बट स्टिल अभी ह्यूमन ट्रायल्स जो हैं वो अभी बहुत इनिशियल फेजेस पे, तो अभी इस पे बहुत सारा काम होना बाकी है। अच्छा, एडजुवेंट क्या होता है ये बेसिकली, अच्छा मैंने आपको मुझे कोई बताए कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स किस टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल का होता है? मैम जो प्रोटीन बेस होते हैं। मैम जो प्रोटीन और लिपोपॉलीसेकेराइड बेस्ड हो। हाँ जी, बेसिकली जो प्रोटीन्स हैं वो
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल नहीं रही इसलिए, सॉरी। अच्छा। ओके, एडजुवेंट्स क्या नाम है बेसिकली, अच्छा मैं क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जो है बेसिकली स्ट्रॉन्गेस्ट इम्यूनोजेंस होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो कुछ और एडिशनल इम्यूनो जो है जिनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स ऐड किए जा सकते हैं। तो बेसिकली एडजुवेंट्स का वही काम है। तो ये वर्ड बेसिकली डिराइव हुआ है लैटिन से, ठीक है। इसका मतलब है टू एड और टू हेल्प, ठीक है। ये बेसिकली एडजुवेंट्स वो सब्सटेंसेस होती हैं जो आप वैक्सीन प्रेपरेशंस में ऐड करते हैं इम्यून रिस्पांस को एनहांस करने के लिए, ठीक है। मतलब कोई ऐसा वैक्सीन कंपोनेंट है जिसका इम्यून रिस्पांस इतना अच्छा नहीं है, मतलब कोई अगर कोई कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसैकेराइड्स की बेस पे अगर कोई आपने जो है वो सब यूनिट वैक्सीन इंट्रोड्यूस कराया है और वो इतना अच्छा इम्यून रिस्पांस एक्टिवेट नहीं कर सकता, तो उस केस में आप एक एडिशनल उसके साथ प्रोटीन जो है वो कंपोनेंट अटैच कर देंगे। तो उससे क्या होगा, आपका इम्यून रिस्पांस जो है वो इजीली एक्टिवेट हो सकता है और एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पांस जो है वो जनरेट हो सकता है। तो बेसिकली ये सब यूनिट वैक्सीन जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स पे बेस करती हैं, ये उस केस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिस केस में इम्यूनोजेनिसिटी कम जनरेट होती है। अच्छा, जो नॉन लाइव वैक्सीन होती है बेसिकली, जो सब यूनिट वैक्सीन की बात करें जो बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स पे बेस करती हैं, उस केस में नॉर्मली क्या प्रॉब्लम आता है कि ये वाली वैक्सीन इनेट इम्यूनिटी को ट्रिगर नहीं करती, ठीक है। ये जो आपकी लाइव और किल्ड वैक्सीन है जिसमें पूरे का पूरा होल ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है आइदर इनएक्टिवेटेड फॉर्म में या क्या नाम है या बेसिकली वीकेंड फॉर्म में, उस केस में तो पूरे का पूरा आपका इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म यूज किया जा रहा है, पैथोजन यूज कर रहे हैं, तो वो सारे आपका इनेट इम्यूनिटी को भी एक्टिवेट करता है और आपके अडेप्टिव रिस्पॉन्स को भी एक्टिवेट करता है। बट इस केस में इनेट इम्यूनिटी एक्टिवेट नहीं होती। तो एडजुवेंट्स बेसिकली क्या करते हैं, वो इनेट इम्यूनिटी को भी एक्टिवेट करने में इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली जब हम एडजुवेंट्स ऐड करते हैं तो ये बेसिकली एडजुवेंट्स जो है एसोसिएट करते हैं पैथोजन एसोसिएटेड एंटीजेंस के साथ, बेसिकली एडिटिव्स हैं वैक्सीन के, ठीक है। और जब आप इनको वैक्सीन के साथ बॉडी में इंट्रोड्यूस कराएंगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा एफिशिएंटली रिस्पॉन्ड कर सकता है किसी स्पेसिफिक टाइप की वैक्सीन को। जो कॉमनली यूज्ड एडजुवेंट है वैक्सीन में, उसमें एलम सॉल्ट्स आते हैं, एल्यूमिनियम सॉल्ट्स आते हैं, जिसे एलम भी कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली T2 रिस्पॉन्सेस को एनहांस करने में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो क्या नाम है, जरूरी नहीं है कि एडजुवेंट प्रोटीन बेस्ड हो, कुछ एडिशनल एडजुवेंट्स जो बेसिकली स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम इलिसिट करते हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये T2 और T1 रिस्पॉन्सेस को भी एक्टिवेट करता है, बट उसमें T1 की स्टिमुलेशन कम है, T2 की रिस्पॉन्स एक्टिवेशन है वो कंपैरेटिवली हायर होती है। अच्छा, उसके अलावा एडजुवेंट जो है वो ह्यूमन वैक्सीन में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते, लेकिन रिसेंटली कुछ जो है वो वैक्सीन में लाइसेंस्ड एडजुवेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, जिसमें वायरोसोम है। ये बेसिकली ये वैक्सीन जो है ये रिकॉन्स्टिट्यूट ये वायरस रेप्लिकेटिंग वेक्टर वैक्सीन है बेसिकली, जिसमें फॉस्फोलिपिड्स और वायरस ये बेसिकली ये वायरस इन्वेलप्ड आप अच्छा, एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज वायरस के अंदर जो इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं उनके अंदर कौन सी वाली होती हैं, जो उनकी स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। मतलब जो उनके ग्लाइकल प्रोटीन्स हैं, उनकी जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, जो उनके मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो इट्ससेल्फ ये इतना इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो वायरोसोम जो है, वायरोसोम के अंदर किस जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो इंट्रोड्यूस की जाती है, बेसिकली उसमें कौन सी चीज़ है, उसमें इन्वेलप की प्रोटीन जो इन्वेलप के जो कॉम्पोनेंट्स हैं जिसमें फॉस्फोलिपिड आता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स आते हैं, ये आप जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो इंट्रोड्यूस कराई जाती है। लेकिन मतलब जो मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स की बेस पे बेस करते हैं वो इंजेक्ट किए जा रहे हैं बॉडी में, लेकिन जो बाकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कि विरुलेंस को इनकोड करती है वो बॉडी में नहीं जा रही, ठीक है। अब क्योंकि वैक्सीन कॉन्स्टिट्यूट कर रही है मैक्रोमोलिक्यूल्स पे, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन्स पे और फॉस्फोलिपिड पे, तो ये तो इतने स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेंस नहीं है। तो उस केस में जो एडजुवेंट यूज किया जाता है वो बेसिकली इसको एनहांस करता है।
और उसको इन्फ्लुएंजा भी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है बेसिकली, ठीक है। ये एडजुवेंट बेसिकली जो है वो ये इन्फ्लुएंजा की टाइप की वैक्सीन में यूज किया जाता है और हेपेटाइटिस ए वैक्सीन में भी यूज किया जाता है। आई गेस मैंने आपको उल्टा बता दिया। अच्छा बेसिक, सॉरी मैंने आपको उल्टा बताया। बेसिकली आपका जो एडजुवेंट है वो जो है वो वायरोसोमा, दो एडजुवेंट्स की टाइप्स थी, है मैंने आपको उल्टा बता दिया। मैं दो चीजों को पिछली वाली चीज को भी लेके आ गई थी। वायरोसोम बेसिकली एक एडजुवेंट है, ठीक है। ये एडजुवेंट बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स पे बेस करता है, ठीक है। इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स की जीन्स भी होंगी और फॉस्फोलिपिड की जीन्स भी होंगी। तो ये वायरोसोम बेसिकली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में या हेपेटाइटिस वैक्सीन में ऐड करते हैं एज एन एडिटिव। तो वो उसके बाद जब आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस होगा तो आपकी बॉडी एनहांस्ड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकती है। सेकेंड टाइप का आपके पास जो एडजुवेंट आता है उसको AS04 कहते हैं। ये एक एलम सॉल्ट है, ठीक है। बेसिकली और इस एलम सॉल्ट डेरिवेटिव है लिपोपॉलीसैकेराइड्स का, ठीक है। आपने लिपोपॉलीसैकेराइड्स को थोड़ा सा एनहांस कर दिया, उसमें आपने उसको आपने उसका डेरिवेटिव बनाया है एलम सॉल्ट बेस्ड। अब बेसिकली ये जो लिपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये कहाँ पे होते हैं? बैक्टीरिया में लिपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं कि नहीं होते? मैम होते हैं, कहाँ होते हैं? ग्राम नेगेटिव में होते हैं, ग्राम नेगेटिव में होते हैं पॉजिटिव मैम। में भी होते हैं 30 साल लेकिन ग्राम नेगेटिव में यस मैम, ज्यादा होते हैं। ग्राम नेगेटिव में ज्यादा होता है। ग्राम नेगेटिव में जो लिपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है, आपने उनको मॉडिफाई किया। ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हाई क्वांटिटी में, ठीक है। बेसिकली ये जो है ये टॉल लाइक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, TLR4 को। कब करते हैं? नॉर्मली नहीं कर सकेंगे। जो टॉल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके इनेट इम्यूनिटी के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। ये आपने पढ़े हुए हैं कौन से वाले टॉल लाइक रिसेप्टर्स आपने पढ़ा है इनेट इम्यूनिटी में। ये एक्टिवेट तब होंगे जब लिपोपॉलीसैकेराइड को आप मॉडिफाई कर देंगे और उसमें एडिशन करेंगे एलम सॉल्ट की। यानी जो एलम सॉल्ट का जो डेरिवेटिव आता है आपके पास लिपोपॉलीसैकेराइड का, या जो एलम सॉल्ट प्लस लिपोपॉलीसैकेराइड जो आपके पास मैक्रोमोलेक्यूल बन रहा है, वो जब आप बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो आपका जो टॉल लाइक रिसेप्टर एक्टिवेशन है वो खाली अगर आप अपना लिपोपॉलीसैकेराइड इंजेक्ट करते या इंट्रोड्यूस करते बॉडी में तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता। ये सारी, ये दोनों सब यूनिट वैक्सीन की बात हो रही है, ठीक है। और AS04 बेसिकली जो है वो नॉर्मली HPV और हेपेटाइटिस E वैक्सीन में यूज किया जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये इतना ही था। अच्छा, अभी जो कोविड की वैक्सीन आई हुई है जो साइनोफॉर्म है, इसके अंदर भी एक एडजुवेंट यूज किया है। साइनोफॉर्म वाली जो वैक्सीन यूज की जा रही है ना, जो चाइना से अभी जो नॉर्मली हमारी पब्लिक में जो लग रही है, उसमें भी एक एडजुवेंट है जो कि इम्यून रिस्पांस को एनहांस करने के लिए यूज किया गया। कभी वैक्सीन को किसी ने पढ़ा है अभी तक? कोविड की वैक्सीन की कॉम्पोजिशन किसी ने पढ़ी हो, जहमत की हो किसी ने? नहीं मैम। हाँ, क्या जरूरत नो है? मैम। क्या जरूरत है? लगवा लेते हैं, पढ़ने की क्या जरूरत है? लेकिन जस्ट बी केयरफुल, ठीक है। जब वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो आपको पता, मतलब आप पूछ सकते हैं आपको कौन सी वैक्सीन लग रही है, आपको इवन बताएंगे भी वो। तो अच्छा, अभी जो एस्ट्राजेनेका आपकी जो नई वैक्सीन, अभी जो नई तो नहीं मतलब बनी हुई पहले, लेकिन अभी उसकी जो रिसेंटली जो भी कुछ डोजेज आई हैं पाकिस्तान में, उसमें बेसिकली उसकी जो गाइडलाइंस हैं वो हेल्थ वर्कर्स को भी पता है। वो एस्ट्राजेनेका बेसिकली फीमेल्स में 40 से बिलो जो फीमेल्स हैं उनको नहीं लगाई जाएगी, लेकिन मेल्स में वो 80 जो है वो 18 ईयर्स अबव जो है वो लगाई जा सकती है। आपको पता है क्यों 40 ईयर्स से कम फीमेल्स में क्यों नहीं लगाते एस्ट्राजेनेका? उसका कोई प्रॉब्लम है? कोई क्या पढ़ा हो, कहीं सुना हो? मैम मे बी मे बी क्या? मे बी उन फीमेल्स के अंदर 40 ईयर्स की एज के बाद मैच्योरेशन साइकिल जो होता है वो कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, तो शायद उसी वजह से। नहीं, 40 ईयर्स से अब आप लगा सकते हैं, 40 ईयर्स से कम नहीं लगा सकते। उसमें ब्लड क्लॉटिंग होने शुरू हो जाती है। कुछ ये नहीं है कि हर एक में होती है, बहुत रेयर केसेस आए
बट स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो जो नई गाइडलाइंस है उसमें 40 से बिलो एस्ट्राजेनेका, लेकिन एस्ट्राजेनेका बहुत कम डोजेज में आई है। मोस्टली जो वैक्सीन हमारी लग रही है अभी यहाँ पे वो आपकी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जो कि चाइना के थ्रू आई है, वो साइनोफार्म है या साइनोवैक है बेसिकली। ये वाली वैक्सीन इवन अभी जिसकी एक अभी जो है वो कैंसिनो आई है जो अभी हम लोगों की यहाँ पे आई गेस वो भी हमारी इनएक्टिवेटेड है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, जिसकी असेंबलिंग यहाँ पे हुई है। ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। जो फाइजर है, एस्ट्राजेनेका है, जॉनसन एंड जॉनसन स्पुतनिक है जो कि अभी स्पुतनिक हमारे यहाँ भी अवेलेबल है। स्पुतनिक जो बेसिकली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है जो कि आप पे करके लगवा सकते हैं। वो ये सारी जो है ये रेप्लिकेटिंग वेक्टर वायरस वैक्सीन है, ठीक है। इसमें जो है वो ये एक्सप्रेशन सिस्टम वाला सारा काम यूज किया गया है। ये बेसिकली जो एंटीजेनिक एनवेलप है उसको जो है वो यूज किया गया है। बाकी वायरस रेप्लिकेट नहीं कर सकता, लेकिन वायरस की बाकी जो एंटीजेनिक कंपोनेंट्स हैं वो वहीं पे ताकि आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट कर सके, ठीक है। ओके जी, अभी तक जो पढ़ाया कोई मसला कोई प्रॉब्लम? हेलो, नो नो मैम। मैम। पक्की बात है? थका हुआ नो मैम। सिलेबस बता दें फाइनल्स का। हाँ ये देखा, बस ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। मतलब पढ़ने लिखने से कभी बच्चों का भी नॉलेज के लिए भी थोड़ा सा, मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ना है किस चीज के लिए, आपको आपकी किसी को जॉब के लिए जो है वो अपनी डिग्री पूरी करनी है, किसी को बस वैसे ही करनी है। लेकिन कभी कभार ना थोड़ा सा नॉलेज के लिए भी पढ़ लिया करें। खाली पेपर पास करने के लिए क्यों पढ़ते हैं? जब हम मैम, खुद पढ़ते हैं तो कॉलेज के लिए तालीम पढ़ते जो हैं। होती है ना वो इंसान का जेवर होता ओके अच्छा जी, तो बाद मैं आपके मेन मुद्दे पे वापस आ जाऊं ताकि आप लोगों की सांसें जो रुकी हुई हैं कम से कम वो जरा बहाल हो। मिड टर्म्स में कहाँ तक आया था कोर्स? मैम लेक्चर लेक्चर फर्स्ट 5 लेक्चर, फर्स्ट 5 आए थे ना पहले 5 आपके, लेक्चर वो इनेट इम्यूनिटी तक आया था, ठीक है, वहां तक आया था ना आपका, लेक्चर नंबर 3 तक आया था। यस मैम। यस मैम। ओके, तो अब आपका जो है उसके बाद आपने करे 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके अच्छा जी, तो आपका जो कोर्स है वो आपका लेक्चर नंबर 3 से ऑनवर्ड है। पिछले वाले से सिर्फ लेक्चर 3 इंक्लूड कर रही हूँ, बाकी नहीं कर रही हूँ। मैम कुछ तो करे मैम ना, आपसे इतना एक मैम बहुत ज्यादा ज्यादा हो जाएगा मैम। क्या आपने लेक्चर 3 तो पढ़ा हुआ है? इनेट इम्यूनिटी रिलेट आगे आपके पास जो चैप्टर्स हैं वो रिलेट करते हैं इनेट इम्यूनिटी के साथ। दैट्स व्हाई मैं कह रही हूँ कि वो ना निकाला जाए वरना फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो उसका पढ़ना थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा आगे के जो चैप्टर्स हैं उनके साथ, वरना फिर आप कंफ्यूज होगे। तो उसको थोड़ा सा सिर्फ बैकग्राउंड नॉलेज के लिए, हम उसको वैसे मैम ऐसे नहीं ना आप, मैम ये मैम लास्ट उसको वाला रहने दे। रिक्वेस्ट मैंने थी आपको आपसे। मैंने उसको वैसे पढ़ देंगे। मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको जो देना था मैं आपसे पूछ रही थी, ठीक है। मैं पूरे का पूरा पिछले वाला इंक्लूड कर दूंगी अगर इससे ज्यादा शोर किया तो। हमें अलाउड है, हम लोग मिड का कोर्स इंक्लूड कर सकते हैं, हमें मना नहीं है। मैं इसके बावजूद सिर्फ एक लेक्चर वहां से डाल रही हूँ। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं वहां से कोई मेजर क्वेश्चन नहीं दूंगी आपको, ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपका, ठीक है। अच्छा तो मैम इन अगले वाले लेक्चर्स में से कोई कुछ एक्सक्लूड नहीं कर नहीं दें। कुछ एक्सक्लूड नहीं होगा मैम, ये जो लास्ट नया। वाला कर देना। नहीं, मैंने जितना इसकी पढ़ाया 50 है स्लाइड है, 50। मैं जितना पढ़ाया है मैम आपका सारा पेपर में आ रहा है। मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया कि मैं आपको जो है वो पेपर के लिए मैं निकाल दूँ। पेपर के नहीं, आपने पढ़ना ही नहीं है उस तरह से। आपको पिछले वाले लेक्चर नहीं याद होते मैंने आपको पढ़ाया क्या? 5th और 6th तो मैंने आपको वैसे 4th तैयार करवा दिया है। 4th और 5th आपको मैंने अभी जब आपका हुआ है क्विज, तो कोई मसला नहीं है। अभी आपके पास 2 हफ्ते हैं आगे, तो ईद आपने क्या सारा दिन ईद ही मनाते रहने आगे पूरे 2 हफ्ते, तो कोई मसला नहीं है। मैंने आपको बता दिया है लेक्चर नंबर 3 से ऑनवर्ड आपका कोर्स है एंड देयर वुड बी नो मोर डिस्कशन। अगर किसी ने मुझे दोबारा कुछ बोला तो मैं बाकी की भी इंक्लूड कर दूंगी। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप मुझसे बाकी के इंक्लूड करवाते हैं, एक्सक्लूड करवाने के लिए मुझसे बात करते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी, गुड लक। आप मेरी एक और बात सुन लीजिए,
फाइनल्स में आपका 50 नंबर का पेपर है। ये हरगिज कोशिश मत कीजिएगा कि अपने साथ वाले से आप कॉपी करेंगे या इंटरनेट से उठा के आपने कोई चीज़ डाल दिया, मुझे पता नहीं चलेगा। मैंने कुछ इस तरह की चीज़ें इस बार इग्नोर की हैं, फाइनल्स में नहीं करूँगी। छापा मारने की कोशिश मत कीजिएगा, और एक दूसरे से जो आप कॉपी करते हैं और आपको लगता है कि सामने वाले को नहीं पता चलता, मुझे पता चल जाता है। और पिछली बार मैंने मार्क्स नहीं काटे, इस बार जिन दोनों का मैच हुआ उन दोनों का 0 लगेगा उस पूरे क्वेश्चन में, इसलिए जरा अपने हिसाब से लिखिएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा मैम, हाँ जी मैम जो एमसीक्यूज होंगे वो 20 मार्क्स के आएंगे ना? आपका 50 मार्क्स का पेपर है तो 20, हाँ जी 20 या 15 Okay. देखूंगी। मैम 20। अच्छा चलिए ठीक है 20। थैंक यू मैम। ठीक है, तो आपका लेक्चर नंबर 3 से ऑनवर्ड, आपका इनेट इम्यूनिटी से आपका ऑनवर्ड आपके अभी तक के लेक्चर्स हैं। ठीक है, और आपका 30 मार्क्स का सब्जेक्टिव है, 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव, नहीं आपका ठीक है ओके फाइन। आपका पेपर मैं मिक्स कर दी थी प्रैक्टिकल वाला तो इंटरनल के साथ आएगा। अच्छा मैं आपको प्रैक्टिकल का बता दूं, जो आपका प्रैक्टिकल वाला पेपर है वो भी 22 और 23 को है ना। तो 22 को जब आपका पेपर होगा तो उसमें आपने जो मैंने आपको 4 लेक्चर्स दिए वो, और एलाइजा वाली जो मैंने आपको वीडियो शेयर की थी, क्योंकि मैंने उस पर भी आपको साथ लेक्चर दिया था, तो वो एलाइजा वाली वीडियो भी है। तो वो 4 लेक्चर्स प्लस एलाइजा की वीडियो। ठीक है मैम। ओके मैम। ठीक है, और 23 को आपकी क्लास टाइमिंग्स में ही मैं संडे वाले दिन आपका वाइवा लूंगी। प्लीज बी अवेलेबल, मैं वेट नहीं करूंगी। उन्हीं 3 घंटों में मैंने आप सारों का वाइवा लेना है, और जो उसके बाद आएगा उसका वाइवा मैं नहीं लूंगी। उसके बाद फिर मैं उसके एवरेज के मार्क्स लगा दूंगी। ठीक है जी, ओके समझ मैम। आ गई? ओके जी, गुड लक, अच्छा सा पढ़ें, अच्छी सी ईद गुजारें। प्लीज ध्यान रखें, इधर उधर ज्यादा मूव ना करें। आपको छुट्टियां हुई हैं, लेकिन प्लीज एक दूसरे के घरों में आना जाना अवॉइड करें। अभी सिचुएशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, थोड़े दिनों घरों में रह लें, एहतियात करें, और अच्छे से सुकून से पढ़ें, अच्छी सी ईद गुजारें। गुड लक। ओके ओके मैम, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अंजार साहब कॉल करो मुझे।